हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र रक्षक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि यूपीपी की आज 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी आंसर की हम लेके आए हैं। आप लोग फास्ट रिवीजन करके फास्ट देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या आप जीएस में सही करके आए हैं, क्या गलत करके आए हैं। इसके बाद हमारे अन्य टीचरों के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स का मिलान करा दिया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, समता का अधिकार। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लपालक में मौजूद होता है? कौन सा अम्लपालक में मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्या है भैया, सोल्जरिंग विद द डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो आप लोग इस क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। इसको अभी मेरे पास डाउट था तो इसका हम क्लियरिफिकेशन लेके नहीं आए हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये है सहकारिता मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भैया भौतिक विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, 1090। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ये होता है राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। जैसा कि जैन के भगवती सूत्र और बौद्ध के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैया कि कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? कमिश्नरी के अलावा यहाँ पे बात करी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? यानी कि सारी इसमें जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं, बट गेहूं जो है वो रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है सबसे बड़ा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है वो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्टो ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मेरठ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में इसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी, 912 इसका लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022 में बाल श्रम प्रत्येक वर्ष विश्व बाल निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो किस तारीख को मनाया जाएगा? 4
ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि डी ऑप्शन नंबर सही है, 12 जून को मनाया जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे हवाई अड्डे होते हैं उन पे अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है भैया? इसमें ऑप्शन नंबर आपका रहेगा एनएसजी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नंबर सही रहेगा, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में करी गई थी? तो 1831 में करी गई थी, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो आपको पता भी है कि नेपाल और भारत का अभ्यास होता है सूर्य किरण, उत्तराखंड में हुआ था अभी, तो नेपाल और भारत के बीच में, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेन की मतलब अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो किस रेलवे स्टेशन से? अयोध्या से दिखाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तथाकथित कारणों से इसका आंसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप लोग चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध जब हुआ था तो नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है। अब इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इस बार? कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। ठीक है भैया, रूस के कजान शहर में इस बार का जो सम्मेलन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2016 में की गई नोटबंदी के किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? सभी लोग जानते हैं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। कल सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे बना था। तो किस नोट को बंद कर दिया था? 500 रुपए की और 1000 की नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है भैया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जैसे कि आपको हिंदी में उस पे ऊपर दिया है, आप नीचे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर लिखा है भैया, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में लिया जो संत मीराबाई के 525वीं आई थिंक जयंती मनाने का प्रोग्राम किया गया था। ये कहाँ मनाया गया था? मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, संत मीराबाई, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस की राजधानी सभी लोग जानते हैं मनीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। और भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, मुंशी प्रेमचंद इसका सही आंसर रहेगा। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो बैडमिंटन से जीता है। दो लोगों ने जीता था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार का जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। ठीक है भैया, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का नाम था ऑप्शन नंबर डी, और जो प्रज्ञान था वो रोवर का नाम था। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो इसका इंपॉर्टेंट रहेगा नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और 52 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये भारत का सर्वोच्च पुलिस सम्मान है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ये पुलिस की श्रेणी में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुलिस सम्मान माना जाता है। परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान माना जाता है। ठीक है भैया,
अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है, सभी लोग जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लें। इसके बाद क्या करते हैं कि हमारे अन्य जो अदर टीचर्स हैं उनके द्वारा हिंदी, रीजनिंग और मैथ का अभी सरलीकरण करा दिया जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से मैच कर लीजिएगा। तो थैंक यू एंड देखते रहिए रक्षक इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। कि आपको जो जीएस की वो आंसर की प्रोवाइड करा दी गई है, अभी हम हिंदी की आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बैठिए और उसको मैच करते रहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है, श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम है? ठीक है, श्यामल जो दिया हुआ ये तत्भव है और इसका तत्सम रूप बताना है। तो श्यामल का होता है सांवला, यानी कि ऑप्शन नंबर 55 का जो है वो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसमें हाथी है, शुतुरमुर्ग है, सिंह है या बंदर है? तो शाखा मृग बंदर को बोलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये वाक्यांश वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत। ठीक है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको युद्धपोत बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लास्ट में पूछ रहा है कि कौन सा अर्थ भेद नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 58। पहला है जरा और जरा। ठीक है, तो बुढ़ापा और थोड़ा, ये तो बिल्कुल सही है। जरा माने होता है बुढ़ापा और ये जो आगत वाला जा बना हुआ है ये जरा माने होता है थोड़ा। ठीक है। अगला है नीड़ और नीर। नीड़ माने घोंसला होता है और नीर माने पानी होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनर और अनिल, ये गड़बड़ है, ये उल्टा कर दिया गया है। अनल माने आग होता है और अनिल माने पवन यानी वायु होती है, तो ये उल्टा कर दिया गया है। तो यही पूछा गया था कौन सा समश्रुत भिन्नार्थक सही नहीं है, तो आपका यही वाला हो जाएगा, यानी कि 58 नंबर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्यांश जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, और लेकिन अशुद्धि है तो है किस प्रकार की? क्या वचन संबंधी है, क्या कारक संबंधी है, या लिंग संबंधी है, या वाक्य रचना संबंधी है? तो इसमें है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है वाक्य की रचना में थोड़ा दिक्कत है, या खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें वाक्य रचना नहीं, इसमें कारक संबंधी हो सकती है। ऐसा एक बार देख लेना इसको, तो खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ना कि खिड़की खुलने से। दोनों थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं, बट इसमें पर वाला ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा सही होगा। इसमें मुझे मेरे हिसाब से कारक संबंधी अशुद्धि लग रही है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, या नदियों के नाम? तो पुल्लिंग पूछ रहा है, तो इसमें 3 दिए हुए, ये नदियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, समुद्रों के नाम जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो 60 का जो है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो हस्ताक्षर, दल, लोग, ये तीनों बहुवचन के हैं। रोम और कूप ये दोनों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया है अच्छे से कि अलमारी में और पर ये जो विभक्ति होती है ये अधिकरण की होती है। ठीक है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द, तो बनाकर में प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय आप लोगों को पता है कि शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, तो बना कर, बना हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और कर जो है ये अर, बना कर, कर जो है बी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तराव, तराव प्लस ट, तरा प्लस वट, या तरा प्लस आवट, या तर प्लस आवट? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तर प्लस आवट, ये बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया कि मूल शब्द जो तर है और आवट जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, ये 4 दिए हुए हैं। तो आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, और के लिए आ गया यानी विभक्ति आ गई, तो ये तत्पुरुष समास में हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्ष, लक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? लक्ष का होता है तद्भव रूप लाख, ठीक है। आप लोग यानी कि कौन सा क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका शायद 56 क्वेश्चन है या 66 क्वेश्चन नंबर होगा। ये लक्ष्य का तत्व जो होगा ये लाख होगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र, तो जैन धन इंद्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन प्लस इंद्र यानी कि 67 नंबर का डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो पहला जो है ये तो नहीं होगा, दूसरा हाँ ये बिल्कुल सही, विवरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा इसमें? बी नंबर, ठीक है। बाकी आपको सारे चिन्ह पता ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? संख्या को पूछा गया है, ठीक है। चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या ताजगी। तो इसमें पूछा गया संख्यावाचक, तो ये दर्जन जो है ये संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन मतलब 12 चीजें जो भी हो 12 एक दर्जन, ठीक है। क्योंकि इसमें चौड़ा और 10 मीटर कपड़ा ये तो परिमाणित तो नापा तोला जा सकता है, तो इसमें तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक पूछ रहा है तो दर्जन, दर्जन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या प्रेरणार्थक है? नहीं, क्योंकि प्रेरणार्थक तो आप जानते ही हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक मूल धातु होती है, अगली प्रथम होती है, फिर द्वितीय होती है, तो ये तो नहीं होगी। पूर्वकालिक क्रिया ये भी नहीं है, संयुक्त क्रिया नहीं, नाम धातु क्रिया। भिन भिनाना, हिन हिनाना, चहचहाना, ये सब जो होते हैं ये नाम धातु क्रियाएं होती हैं। तो 70 का जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, बात वर्तमान की हो रही है और वो भी कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य बताना है। आप लोगों को पता है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तीनों इसमें दिए हुए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में पता है कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो इसमें मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, ठीक है, तो इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्म की प्रधानता यहाँ पे दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना, रुक जाना, धोखा खा जाना, चले जाना या उदासी छा जाना। तो इसमें ठिठक जाना एक बार देखना, इसको मेरी समझ से रुक जाना होगा ठिठक जाना में, ठीक है। 73 नंबर का ए सही है, बाकी आप एक बार देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, ठीक है। इसका ये बहुत कंफ्यूजन में रहता है, एक बार देख लेना इसको। ये सही है, फिलहाल अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। लोकोक्ति ऐसी होती है जो लोग द्वारा उक्ति मतलब लोगों के द्वारा एकदम से कह दी जाती है, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, उसकी कोई निर्धारित लिपि नहीं होती है। तो 75 का ए बिल्कुल सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये लोकोक्ति बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि वात्सल रस को भी मिला रहा है, ठीक है। तो जब वात्सल रस को मिला देगा तब हमारे पास कितने रस हो जाएंगे? तो 11 रस टोटल हो जाएंगे जब उसको भी मिला देगा, वात्सल रस को भी, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अच्छे से बताया गया है कि जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम की विभक्तियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 77 का डी। अगला क्वेश्चन है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको पता है ये सारे अलंकारों के बारे में आपको पता है, विरोधाभास कहीं बात तो विरोध की हो नहीं रही, संदेह तो है नहीं, अन्योक्ति तो है नहीं, उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें गगन सा साधारण धर्म आ रहा है, तो सा जो है इसके वजह से ये उपमा अलंकार में चला जाएगा। ये नील गगन सा, ठीक है, क्लियर हो गया। सीधे नीले गगन को नील गगन यानी कि गगन यानी नीले आसमान को सीधे शांत हृदय बता दिया गया, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है,
दूध है, सर्प है, सिंह है, सूर्य है। आपको पता है हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने सूर्य भी होता है, दूध नहीं होता हरि माने, और हरि माने बंदर भी होता है। ठीक है, तो हरि जो है ये दूध नहीं होगा, तो 7-9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुंडलिया छंद बनेगा। ठीक है, दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलिया बनता है। हरिगीत का सममात्रिक छंद है, 28-28 मात्राएं होती। बरवे विषम मात्रिक छंद है, 12-7 होती। सवैया आपको पता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसमें गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके उत्तर देना। एक बार पढ़ लेते हैं इसको सब लोग। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, या काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, या काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। ठीक है, या काम के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है ऊपर कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि काम करने के ढंग में जो भी बढ़ती गई कुशलता है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्य प्रणाली के दौर में, ना कि पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यही है 82 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से की जाए। ऐसी बात ही नहीं की गई वहां पे। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, कह रहा है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, इसकी भी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। माली अपने काम को कुशलता से करे, तो इसमें कहा गया एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर है यदि माली अपने कार्य को कुशलता से करे और किंतु सचिव ढिलाई बरतता है। उस सिचुएशन में जो है माली का कार्य सर्वोच्च मान लिया जाता है। तो इसमें 82 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक छांटिए। कर्मनिष्ठा की महिमा, ऊंच नीच, स्तर भेद या काम की महिमा। इसमें कहा गया है, इसमें काम की महिमा नहीं की गई है, इसमें कर्मनिष्ठा की महिमा की गई कि आपका कार्य करने का तरीका क्या है, वो इसमें इस गद्यांश में बताया गया है। वही पूछा गया उपयुक्त शीर्षक क्या है, शीर्षक मतलब इसका निचोड़ क्या है हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इस वाक्य में इसको वाक्य सरल बनाना है, जैसे कि हम दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। मिश्र वाक्य दिया है, इसको सरल वाक्य में बदल देना है। तो ऊपर वाला तो संयुक्त वाक्य बन गया क्योंकि उसमें और से समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया, तो वो तो नहीं हुआ। दूसरे में भी और आ गया, ये भी नहीं हुआ। अब बचा सी और डी, इसमें देख लेते हैं। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, या दैनिक जीवन में हम ऐसे लोग अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसमें भी जो सो आ गया, ये भी नहीं बना। सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सरल वाक्य में दिया हुआ है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के कार्य काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, किसी भी प्रकार का इसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे डी वाला जो है मिश्र वाक्य है, ऊपर वाला भी मिश्र वाक्य है,
ऊपर वाला संयुक्त वाक्य, बी वाला भी संयुक्त वाक्य, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 85 नंबर, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य या अच्छा, ज्यादा अच्छा या विभिन्न या बुरा? तो बेहतर मतलब और जितना अच्छा जो हो सके, तो अच्छा से ही कहीं ना कहीं इसका मामला जा रहा है, तो इसमें बेहतर का मतलब है ज्यादा अच्छा, तो 85 का बी बिल्कुल सही है। अगला है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी लोग जानते हैं कि सूरसागर जो है ये सूरदास की है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब कृतियां जो हैं ये सूरदास की हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग का पूछ रहा है कि किस से हुआ है, तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो क्या आपको पता है कि मागधी अपभ्रंश जो है ये हो जाएगा? देखो यहाँ पे मागधी अपभ्रंश और मागधी दोनों दिया गया, बट इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि उधर अपभ्रंश नहीं लगाया है, ठीक है, तो ये मागधी अपभ्रंश सही हो जाएगा। सॉरी, हिंदी भाषा का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? ठीक है, तो मागधी रहेगा इसमें, ठीक है, मागधी सही रहेगा। अपभ्रंश की बात नहीं किए तो हम डी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। पहले बाकी आयोग का देखते हैं इसमें से क्या देखता है, चैलेंजेस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? जो ये चार दिए हैं, चारों क्रिया विशेषण के प्रकार दिए हुए हैं, इसमें रीति की तो बात नहीं की गई है, भीतर और बाहर, परिमाण की भी बात नहीं की कि कोई चीज नापी तोली तो नहीं जा रही है, स्थान की और कालवाचक, काल की भी बात नहीं, स्थानवाचक बिल्कुल सही है। भीतर और बाहर ये किसी स्थान का बोध करा रहे हैं, तो 88 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ, सफरी नहीं, सूर्यपुत्र नहीं, शंभु नहीं, नीरद बिल्कुल सही है। मेघ जो है नीरद का पर्यायवाची होता है, बाकी सब सूर्यपुत्र, ठीक, सूर्य का पुत्र, ठीक है, सफरी मछली का होता है, आई थिंक देख लेना एक बार, तो ये देख लेना। अगला है कुल और कूल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल माने होता है वंश और कूल माने होता है किनारा। ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें कूल का पूछा गया था कुछ, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, तो फिर से पूछ लिया गया। कुल माने वंश होता है, कूल माने किनारा होता है, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। भाला आपका अस्त्र हो जाएगा, तलवार आपका शस्त्र हो जाएगा, ठीक है, तो 91 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं, संस्कृत में लिखी गई रामायण के रचयिता हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, बल्कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, बाकी राम का ही वर्णन है दोनों में, ठीक है, तो ये हो गया। अगले आपके